लेक्चर 5 है आपका पॉलिटी का। तो इसमें आज हम लोग टॉपिक देखेंगे कास्ट सेंसस, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट विथ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जैसे लोकपाल और लोकायुक्त, और भी हैं जो आपको स्टैटिक पोर्शन में मिल जाएगा इजली, जो लक्ष्मीकांत वगैरह में दिया हुआ है। इलेक्शन रिलेटेड जो है, जो अभी अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए चेंज हुआ है, जो चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनके लिए प्रोसीजर, तो न्यू एक्ट में क्या कहा गया है, इलेक्शन की फ्रीबीज के बारे में पढ़ेंगे। विमेन रिजर्वेशन एक्ट आया है, मीडिएशन बिल आया है, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म के अंदर 3 न्यू बिल बने, न्यू एक्ट आए हैं, आपको पता ही होगा। आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये 7 टॉपिक्स हम लोग देखेंगे। कास्ट सेंसस जो है काफी ज्यादा न्यूज में था। तो बिहार में सबको पता ही होगा, बिहार में कास्ट सेंसस हुआ है। जब से बिहार में कास्ट सेंसस हुआ तब से क्या हुआ कि पूरे इंडिया में कास्ट सेंसस की बातें चलने लगी हैं। ओके, तो पर्पस क्या है कास्ट सेंसस का? ठीक है, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि कास्ट सेंसस किसे इम्पोर्टेंट है। पर्टिकुलर बिहार के या बहुत ज्यादा डेटा वगैरह फैक्ट्स इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इम्पोर्टेंट क्यों है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इस पर्सपेक्टिव से मुझको पढ़ना है। सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इन इंडिया एडवोकेटिंग द नेशन वाइड कास्ट सेंसस, explore the comparing case of comprehensive caste census in India, examine the socio-economic data, education, employment disparity, historical background and way forward, discover the need for the accurate enumeration, address inequality और inclusive policy। तो एक इंक्लूसिव पॉलिसी बनाने के लिए कास्ट सेंसस काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस एससीसीसी का जो डेटा है हमको काफी ज्यादा यूज करते हैं। कोई भी टारगेटेड पॉलिसी जो हम एक स्कीम्स लाते हैं, एससीसी डेटा को यूज करते हैं तो ठीक है। बट कोई स्पेशल कास्ट सेंसस नहीं होता है। तो डिमांड ये है कि जब आप सेंसस करा रहे हो तो उस टाइम आप कास्ट सेंसस भी कराओ, जो तो उसमें सोशल जो भी सोशल चेंजेस है या सोशल रिक्वायरमेंट चेंज करने के लिए, तो उसके लिए हम कास्ट सेंसस करा सकते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ देख लेंगे क्या आउटकम है। रिपोर्ट रिवील करता है बिहार पॉपुलेशन जो है 13.07 करोड़ है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज जो है 10 करोड़ से हुआ है। 63% of the state population comprise a backward community with economically backward class, constituting the largest segment at around 36% individual basis, and the survey identified the Yadava community within the OBC and largest social group, accounting for 14.2%। तो बेसिकली क्या है कि जैसे ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैटर है। ओके, यादव बिहार में यादव पॉलिटिक्स, यादव कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए यादव जो कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, जैसे लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, तो अपने तरफ इंक्लाइन करेगा। ओके, एट द सेम टाइम द बिहार गवर्नमेंट इंक्रीज द रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सेंसस। उन्होंने रिजर्वेशन को इंक्रीज कर दिया है। अराउंड 65% रिजर्वेशन हो गया है, 10% ईडब्ल्यूएस का है, तो टोटल 75% रिजर्वेशन बिहार में हो गया है। ओके, एस्पेक्ट क्या, सोशल इकोनॉमिक डेटा इंडिकेटर एविडेंस कास्ट बेस्ड डिप्रीवेशन इन इंडिया सोसाइटी विद द डिस्पैरिटी ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, multi-dimensional poverty estimate and educational level across the caste category। ठीक है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्पैरिटी है। जनरल कैटेगरी एग्जिबिट हाई लिटरेसी रेट, एजुकेशन अटेनमेंट, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कंपेयर टू ओबीसी, एससी, एसटी। कास्ट बेस्ड वेरिएशन परसिस्ट इन बोथ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। बिहार में बेसिकली जो कास्ट बेस्ड सर्वे का पर्पस यही था कि ओबीसी पॉलिटिक्स को प्रमोट किया जाए, क्योंकि ज्यादा ओबीसी पॉपुलेशन है। कास्ट में जो इनोमिनेटेड इंट्रोड्यूस इन ब्रिटिश कॉलोनी 1881 1931 पोस्ट इंडिपेंडेंस, फुल कास्ट इनोमिनेशन वाज अबैंडन टू अवॉइड द रीइंफोर्सिंग कास्ट डिवीजन, बट कास्ट बेस्ड इशू परसिस्ट। ठीक है, तो सब लोग डिमांड करते हैं पब्लिक में कि चाहते हैं कि कास्ट का जो सिस्टम है वो हटा देना चाहिए, क्योंकि सोशल मोबिलिटी उसमें नहीं होता है। इवन सारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है कि इंटर कास्ट मैरिजेस पे आपको
पैसे दिए जाते हैं। 10 लाख है, कहीं 2 लाख है, कहीं 5 लाख रुपया है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो अगर हम कास्ट को कब हटा सकते हैं? जब कास्ट सिस्टम को तभी हटा सकते हैं जब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, जो पॉलिटिक्स अगर कास्ट के ऊपर हो जाए। लेकिन पॉलिटिक्स क्या होता जा रहा है? डिपेंड होता जा रहा है कास्ट पे। ओके। मंडल कमीशन रिपोर्ट emphasize किया था हम, कास्ट एंड द क्लास ऑफ सिटीजन एंड रिकमेंडेड रिजर्वेशन फॉर द सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस लेड टू द ओबीसी रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट लीगल वैलिडेशन। इंदिरा साहनी केस है, वीपी सिंह गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड 27% ओबीसी रिजर्वेशन। आपको पता होगा स्टैटिक में ये सब पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहनी केस upheld the decision about OBC reservation based on criteria beyond the opposition to nationwide caste census. Opponent argued that the revealing OBC population share exceeding 52% may be to demand of increased reservation quota as seen with the 2019 constitutional amendment providing 10% reservation in EWS. तो जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके भी रिजर्वेशन आए थे 2019 में। ठीक है, तो अभी ओबीसी का डिमांड बढ़ गया रिजर्वेशन के भी। एडवोकेट for the full caste enumeration, equity, ascertain OBC number and proportion. The Justice Sohini Commission finding report of sub categorization of OBC. ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट था न्यूज में सब कैटेगराइजेशन आप तो ओबीसी, तो आप मेंशन कर सकते हैं ओबीसी। जस्टिस सोहनी कमीशन का एंड शुड बिल्ड अपॉन द साइंटिफिक क्राइटेरिया, उसमें ए बी सी 3 क्राइटेरिया है। एंड नेशन वाइड सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस क्रूशियल फॉर इवॉल्विंग द फेयर सब कैटेगराइजेशन एंड एड्रेसिंग द स्टेट लेवल वेरिएशन। The caste census, जो caste system है, recognized as a societal issue, and the nationwide caste survey is deemed necessary as the first step toward investigating, eradicating caste inequality. तो काफी प्रोज एंड कॉन्स हैं इसके कास्ट सेंसस के। जो कास्ट पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक जो स्कीम्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, सब कुछ डिपेंड करता है कास्ट के। तो अगर कोई भी सेक्शन मतलब सोसाइटी अगर डिप्राइव्ड है तो उसको ऊपर लाने के लिए इंक्लूसिव पॉलिसी बनानी पड़ती है। तो उसके लिए कास्ट सर्वे हम बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है, बट इट्स यूज एज ए पॉलिटिकल टूल to gain the political advantage or political mileage. Okay. So less of the social development, more of the political benefit. नेक्स्ट टॉपिक है उड़ीसा आंध्र प्रदेश का बॉर्डर डिस्प्यूट। तो आपके स्टेट के साथ, स्टेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि उड़ीसा का किसी स्टेट के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, किसी स्टेट के साथ वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। आर्टिकल 263 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वाटर डिस्प्यूट से डील करता है। अभी हम बॉर्डर बॉर्डर डिस्प्यूट देखते हैं क्या है। कोटिया क्लस्टर है आंध्र प्रदेश में, वहां पे एक पंचायत इलेक्शन हुआ था अराउंड। तो उड़ीसा रिस्पॉन्स में उस एरिया को उड़ीसा अपना मानता है और आंध्र प्रदेश अपना मानता है। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था प्रोजेक्ट और चैलेंज द इलेक्शन इन द सुप्रीम कोर्ट। उस एरिया में प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया और उसके जो इलेक्शन है उसको पंचायत इलेक्शन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। ट्राइबल डोमिनेटेड विलेज है, पॉपुलेशन जो है नियरली 5000 नोन पोस्ट पास्ट लेफ्ट डूइंग एक्सट्रीमिज्म एंड रिच इन द मिनरल रिसोर्स। ठीक है, हिस्टोरिक डिस्प्यूट है, ओरिजिन बिफोर 1936 involving the demarcation issue, boundary contest and creation of Andhra Pradesh in 1955. Political status of the village. Andhra Pradesh held this panchayat poll for the first time. Villagers participated in assembly Lok Sabha election for both states, enjoying the benefit of both. Odisha filed a case in Supreme Court in 1980, but in 2006, the court ruled that the matter fall under the parliamentary jurisdiction, issuing a permanent injunction on the disputed area. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये पार्लियामेंट्री डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो इंडिया में इतने सारे स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो आपका उड़ीसा के साथ किसका किसका चल रहा है? जो बॉर्डरिंग स्टेट है आपका आंध्र प्रदेश के साथ है, छत्तीसगढ़ के साथ है, झारखंड के साथ है, बंगाल। तो आंध्र प्रदेश के साथ 60 विलेज भी है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ का है, नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। उड़ीसा झारखंड का है, 7 विलेज इन मयूरभंज केवंझर डिस्ट्रिक्ट। उड़ीसा बंगाल में बालासोर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इसमें है। ओके,
तो ये आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। उड़ीसा बंगाल के साथ झारखंड छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश का बॉर्डर डिस्प्यूट है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, तो क्या होता है कि पानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब रिवर जाती है, तो जो पानी का जो यूजेस होता है, कितना क्यूसेक्स किसको मिलना चाहिए, तो उसको क्लियरली कोई डिवाइड नहीं कर सकता। कुछ कुछ प्रोजेक्ट आते हैं जिसके अंदर, जैसे कोई प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आ गया या कोई अदर प्रोजेक्ट आ गया, तो जिस डाइवर्जन ऑफ वाटर होता है, देन इट विल लीड टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन अनदर स्टेट। तो पानी का शॉर्टेज हो जाए, देन क्या हो जाता है, फिर डिस्प्यूट राइजर हो जाता है कि इतना से मिलना चाहिए। तो हम बहुत बार न्यूज में क्या इरिगेशन का देखते हैं। तो आपके यहाँ जो महानदी का बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है उड़ीसा में। उड़ीसा एक्यूज करता है छत्तीसगढ़ रिलीजिंग द वाटर इन महानदी रिवर ड्यूरिंग द नॉन मानसून सीजन, लीडिंग टू द डिस्प्यूट अंडर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल formed in 2018, tasked to submit the report by December 2025. No interstate agreement exists between the Odisha and Chhattisgarh regarding the Mahanadi Basin। तो कोई ऐसा एग्रीमेंट वगैरह इनके बीच में नहीं है, उड़ीसा का अम, किसके साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, कि कोई भी जिस महानदी में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, म्यूचुअल एग्रीमेंट। उड़ीसा का क्या कंसर्न है, छत्तीसगढ़ ओपन गेट इन कर्मा बराज विदाउट इन intimation, affecting the rabi crop, creating a water scarcity, raising the worries about the Mahanadi river water dispute। तो जनरली सबको पता है कि जब मानसून सेशन होता है, तो मानसून जो सीजन होता है, तो उस ड्यूरेशन में वाटर की स्कार्सिटी नहीं होती है, वाटर की कमी नहीं होती है, वाटर क्या होता है, एक्सेसिव फ्लो होता है। तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है, जो खरीफ क्रॉप में नहीं होता ड्यूरिंग द मानसून सेशन, मानसून सीजन, तो उस ड्यूरेशन में तो एक्सेसिव वाटर होता है, उस टाइम कोई डिस्प्यूट नहीं होता। बट इन द राबी सीजन वाटर का स्कार्सिटी होने लगता है, देन इट्स लीड टू द डिस्प्यूट। तो जब मानसून खत्म हो जाएगा, तो फिर राबी सीजन आ जाएगा, तो राबी क्रॉप के टाइम अफेक्ट होता है, तो डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है। कंटेंसेस इसी एग्जाम्पल कृष्णा कावेरी सतलुज यमुना रिवर कैनाल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 2017 जो है 56 में आर्टिकल 262 अलाउ द पार्लियामेंट टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट रिलेटेड टू इंटर स्टेट रिवर। ठीक है, तो आर्टिकल 262 बोलता है क्या, और ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर नहीं जाएगा, सोचिए जो अपना खुद का एक ट्रिब्यूनल वगैरह इंटर स्टेट पार्लियामेंट्री अफेयर है, ये सब बना सकते हैं, पार्लियामेंट एडजुडिकेट करेगी। ठीक है, तो बाउंड्री डिस्प्यूट में, वाटर डिस्प्यूट में ये जो इसके अंदर दोनों में सुप्रीम कोर्ट अपना साइड हो जाता है, बोलता है कि पार्लियामेंट के पास है वो है। इसका क्या मैकेनिज्म फॉर रिजोल्यूशन है, एक सटियस रिवर बोर्ड एक्ट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट empower the central government to establish the board and tribunal। Amendment in 2002 mandated time frame for the tribunal setup and decision। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बोर्ड और ट्रिब्यूनल बनाया कि ट्रिब्यूनल के अंदर आप अपना डिस्प्यूट को रिसॉल्व किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल के साथ क्या इशू है, प्रोटेक्टेड प्रोसीडिंग डिले ओपेसिटी इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, लैक ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी कंपोजिशन, absence of acceptable water data, politicization leading to defiance by state। Measure for resolution suggestion include the bringing dispute under the interstate council, promoting water use efficiency, establishing the single water management agency, ensuring fast track tribunal, and creating a central repository of water data। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको ये डेटा मिल जाएगा, कहाँ कहाँ किस स्टेट के साथ कौन सा वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट चल रहा है 2004 से आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र तेलंगाना कर्नाटक के बीच में। ट्रिब्यूनल डील का भी अवार्ड गिवन 2013, सम मैटर्स आर जुडाइज। ठीक है, तो आपका आपका स्टेट का वंशधारा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2010 उड़ीसा आंध्र प्रदेश के अंदर है। ट्रिब्यूनल डिजॉल्व 2022, एट टू बी पब्लिश। ठीक है, महानदी वाटर डिस्प्यूट 2018 में बना है, ट्रिब्यूनल एग्जिस्ट करता है, मैटर अंडर एडजुडिकेशन। लोकपाल और लोकायुक्त। जब भी आप लोकपाल लोकायुक्त सुनेंगे, तो आपके दिमाग में अन्ना हजारे मूवमेंट, 2009 तक केजरीवाल गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी, ये सब स्टार्ट होगा, क्योंकि लोकपाल से स्टार्ट हुआ था।
ठीक है, द लोकपाल वाज द एंटी करप्शन मूवमेंट। उसके लिए एक डिमांड था बहुत दिनों से कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाइए जिसके अंदर सारे जो मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके अंदर उनको ट्रायल किया जा सकता है, उनको कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। द लोकपाल ऑफ इंडिया कंट्री फर्स्ट एंटी करप्शन बॉडी रिपोर्ट नॉट हैविंग प्रोसिक्यूटेड एनीवन फॉर graft since established for year ago। ठीक है, 2019 में मतलब 4 ईयर जो लोकपाल का हो गया है, was पास फर्स्ट लोक पाल अपॉइंटमेंट जो था 2019 में। पिनाकी घोष, पिनाकी घोष फर्स्ट लोकपाल थे। अभी 2022 में चेंज हो गए हैं आपके लोकपाल। उनका नाम है जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। ठीक है, तो प्रेजेंटली जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती हैं, और जो फर्स्ट और इसके प्रीवियस थे पिनाकी घोष थे। Complaint data Lokpa received 8,703 complaints in 2019-20 license formation. 5981 disposed, around 6775 complaints were rejected for incorrect format. Only 3 complaints fully investigated. देखिए जी, इतना मेहनत के बाद ये बना है। 36 at preliminary stage and 2020 2760 complaints received with 242 prescribed format. Formatting issue. Lokpa issue an order stating that the complaint not be prescribed form would not be entertained. आपने प्रिस्क्राइब फॉर्म में कंप्लेंट नहीं दिया तो कुछ से भी इंटरटेन नहीं होगा, भले ही करप्शन हो जाए, कोई मैटर है। कमिटी रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री पैनल नोट द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कंप्लेंट बीइंग डिस्पोज्ड ड्यू टू फॉर्मेटिंग इशू। लोकपाल एडमिट नॉट हैविंग prosecuted anyone by graft. Committee recommended not rejecting the genuine complaint based on solely technical ground। तो टेक्निकल ग्राउंड पे भी रिजेक्ट कर दिया जा रहा है कि आपका कंप्लेंट एडमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ नॉट फॉर्मेट। लोकपाल एंड लोकायुक्त derived from the Sanskrit word loka and pala meaning protector of the people, originated in Scandinavian country, डेनमार्क, स्वीडन, ये सब स्कैंडिनेवियन, फिनलैंड और आइसलैंड, 4 देश को हुआ था स्कैंडिनेवियन कंट्री। लोकपाल लोकायुक्त 2013 स्टेब्लिश द लोकपाल यूनियन इस लोकायुक्त स्टेट के लिए है। चैलेंजेस क्या है? लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है, पावरलेसनेस है, खुद इनके पास इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खुद की नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी पोजेस चैलेंज, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, appointment committee no criteria for deciding imminent jurist, inadequate immunity for whistleblower, judicial exclusion, no constitutional banking, insufficient provision for appeal against the Lokpal election and highlighted challenge. Call for the Lokpal to strengthen the anti-corruption landscape in India, especially as a country head of G20 anti-corruption working group। ठीक है, तो G20 से भी आप रिलेट कर सकते हैं। लोकायुक्त उड़ीसा क्या है? उड़ीसा लोकायुक्त इशू नोटिस टू द स्टेट चीफ सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर ऑफ द स्टेट regarding the alleged encroachment of 12 acre of prime land in Kalinga Institute of Industrial Planning। ठीक है, सेम चीज दिया गया लोकायुक्त भी उसी लिए है कि वो एंटी करप्शन अथॉरिटी के लिए है। कंसेप्ट लोकायुक्त जो ट्रेस बैक टू ओम्बड्समैन, वही सेम चीज है। एआरसी 1919 से जो फर्स्ट एआरसी थी, दो 1996 1966 टू 70 में थी। सेकेंड एआरसी 2008 में बनी थी। क्रिएशन ऑफ द लोकपाल सेंट्रल लोकायुक्त इन द स्टेट, तो फर्स्ट एआरसी ने रिकमेंड किया था, तो ऑलमोस्ट आफ्टर 50 ईयर्स बना था, 47 ईयर्स। स्टेब्लिश एज स्टेटूटरी अथॉरिटी अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त 2013। लोकायुक्त जो ऑपरेट इंडिपेंडेंटली एंड इम्पार्शियल। इथिक्स में आपको ये सब यूज करना पड़ेगा, मतलब लोकपाल लोकायुक्त जीएस2 आपको इंटरचेंजेबल सिलेबस है इथिक्स और जीएस2 में, जो गवर्नेंस आता है इम्पोर्टेंट है उसके लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त इज मेड बाय द गवर्नर state, often in the consultation of Chief Justice of State High Court and leader of the opposition in State Legislative Assembly।
Judicial qualification are prescribed for the Lokayukta in certain case state, while no specific qualification mandated in other states. In most of the states, the Lokayukta term set to 5 years until reaching 65 years of age, whichever comes first. Reappointment second term is not permissible. तो बेसिकली जो हाई कोर्ट के जो रिटायर जज होते हैं डेड एज ऑफ 62, वो लोकपाल में बन जाते हैं, लोकायुक्त वगैरह, और या तो सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट हो सकते हैं। ठीक है। इलेक्शन ईयर्स थे, इलेक्शन में फाइव रिसेंटली 5 स्टेट्स में इलेक्शन कंक्लूड हुआ था। लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, आपके स्टेट का भी इलेक्शन आ रहा है, साथ में होता है। लेकिन हुआ क्या, मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसिस किया इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिपेंडेंट है। ठीक है। एक तो उनका एक्सपेंडिचर चार्ज नहीं होता है, तो ऑफिस ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज नॉट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एट द सेम टाइम जो उनका जो अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट जो है उसमें जो गवर्नमेंट के ज्यादा लोग होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया कि या आपकी जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है उसमें एलओपी होना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन, एक होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, थर्ड पार्टी होना चाहिए सीजीआई। तो मोटिव ये था कि जो सीजीआई रिकमेंड करे या जो थर्ड पार्टी जुडिशियल होना तक चाहिए, दैट विल मेक द इंस्टीट्यूशन मोर इंडिपेंडेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट emphasize किया कि इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डायरेक्टेड द फॉर्मेशन ऑफ कमिटी कंसिस्ट ऑफ पीएम, सीजीआई, एलओपी। ठीक है। डायरेक्टिव वाज टू बी फॉलोड अंटिल द पार्लियामेंट इनैक्ट द लॉ इन दिस मैटर। तो पार्लियामेंट ने क्या लॉ बनाया है, देखिए। पार्लियामेंट ने बिल लाया है अपॉइंटमेंट कंडीशन सर्विस ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023, ईसीआई एंड चीफ अदर ईसीआई का, चीफ ईसीआई एंड, ठीक है, उसको रिपील करेगा 1991 के कंडीशंस को। As per the Article 323, the Constitution, the Election Commission comprise the Chief Election Commissioner and other Election Commissioner appointed by the President. Bill specify the same composition and introduce the appointment to the Selection Committee. तो सिलेक्शन कमेटी में कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन, एलओपी मेंबर रहेंगे लोकसभा के, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एज मेंबर। तो इनडायरेक्टली द गवर्नमेंट इज अपॉइंटिंग द इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा वो हुआ था, डिस्प्यूट वगैरह हल्ला हुआ था, बट कुछ फर्क नहीं पड़ा, मेजोरिटी में गवर्नमेंट ने पास करा दी। इन द एब्सेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ अपोजिशन, द लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा एज्यूम द रोल। सर्च कमेटी है, सर्च कमेटी लेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, पैनल ऑफ 5% फॉर द सिलेक्शन कमेटी consideration. Two other members not below the rank of secretary to the central government with expertise in election matter are the part of search committee. The search committee basically एक कमेटी होता है, वो खोजता है कौन कौन एलिजिबल है कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद सिलेक्शन कमेटी के पास जाएगा, तो सिलेक्शन कमेटी उसको फाइनलाइज करेगी, तो फिर प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट कर देंगे। सिलेक्शन कमेटी में ऑल्सो कंसिडर कैंडिडेट नॉट इंक्लूडिंग द सर्च कमेटी पैनल। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, eligibility for the position require individual holding and having held post equivalent to the rank of secretary to the central government with expertise in managing conducting election. The bill align the salary allowances service condition CEC and other CC with the cabinet secretary, departing from 1998 which equated the Supreme Court judge. तो जो इलेक्शन जो सैलरी वगैरह थी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, उसको चेंज कर दिया गया, उसको कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक के ऊपर दिया गया। ओके। The CEC and other CEC will hold the office term of 6 years or until which of 65 years. ये same है. Whichever is earlier, reappointment is not permissible. If the EC becomes CEC, then total term cannot exceed 6 years.
तो इलेक्शन कमिश्नर अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है तो दोनों का टर्म मिला के 6 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंडक्ट ऑफ बिजनेस और बिजनेस इन इलेक्शन कमीशन टू बी कंडक्टेड एनोनिमसली। मतलब ये हुआ कि आपका मेजोरिटी वाला कंसेप्ट नहीं है, जैसे तीन में टोटल तीन है तो तीन का एग्रीमेंट होना चाहिए, कंसेंसस बेस्ड होना चाहिए। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैटर आर डिसाइडेड थ्रू द मेजोरिटी वोट। ठीक है, तो अनोनिमस डिसीजन होना चाहिए, लेकिन अगर कोई डिफरेंस ऑफ मैटर हो जाता है तो फिर मेजोरिटी के साथ हो सकता है। तो टू, अगर तीन मेंबर है तो दो अगर वोट कर दें तो उसको मेजोरिटी वोट के साथ काउंट होगा। रिमूवल एंड रेजिग्नेशन। Removal of CC can only occur through the process similar to the Supreme Court judge removal, involving the motion passed by the both House of Parliament with specific majority requirement. The EC can only be removed on the CEC recommendation. The bill retain this removal procedure and allow the CEC and other EC to submit resignation to the president. तो प्रेसिडेंट को रिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन, तो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुछ कुछ चेंजेस हैं, आप पहले पढ़े होंगे। तो सिलेक्शन कमीशन जो है उसके अंदर पीएम रहेंगे, एलओपी रहेंगे, और एक कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट बाय द पीएम, नॉमिनेटेड बाय द पीएम। सर्च कमेटी में कैबिनेट रैंकिंग वगैरह होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन रैंक ऑफ सेक्रेटरी होना चाहिए, सैलरी जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर तो उसको रिड्यूस करके कैबिनेट के बराबर कर दिया गया है। टर्म 6 ईयर 65 ईयर है। कंडक्ट जो बिजनेस का मेजोरिटी से होगा। रिमूवल जो रिजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे तो नया प्रेसिडेंट जाएगा। ठीक है, इलेक्शन फ्रीबीज। द प्राइम मिनिस्टर रिसेंट एक स्टेटमेंट एक्सप्रेस फ्रीबीज। देखिए कब से फ्रीबीज, तो इलेक्शन में बहुत पहले से ही है, कोई ऐसा नई चीज नहीं है। इलेक्शन फ्रीबीज हमेशा आता है, जब जब इलेक्शन आता है तब तब के न्यूज में आता है फ्रीबीज। लेकिन अब रिसेंटली एक न्यू ट्रेंड चल गया है कि आपको फ्रीबीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई है तो उन्होंने 200 तक इलेक्ट्रिसिटी फ्री, और बहुत सारे मेजर्स दिए गए हैं जिसमें राशन फ्री है 2028 तक, बहुत सारे स्कीम्स है जिसमें फ्री बीज दिया जा रहा है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी प्रॉमिस कर रही है कि फ्री बीज प्रोवाइड करेंगे। तो उससे क्या, जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब में है, तो पंजाब में आने की वजह से आम आदमी पार्टी जो उनका फिजिकल बैलेंस है वो खराब हो गया है। ऑलरेडी पंजाब वॉज इन डेब्ट, बट ड्यू टू हैवी प्रोमिसेस देयर डेट इज वेरी हाई एज कम्पेयर। जैसे अभी आपका जो उड़ीसा स्टेट है करेंटली जो फिजिकल डेफिसिट नहीं है, उसके पास सरप्लस है, बट वहां पे डेट टू जीडीपी रेशियो अगर देखा जाए तो पंजाब में काफी आई है, तो अराउंड 45%, हाईएस्ट इन द कंट्री। तो फ्री बीज को लेके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जा रही है स्टेट को, पीएम ने एक्सप्रेस किया कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल लॉन्ग टर्म सोशल इकोनॉमिक कंसिक्वेंस ऑफ स्टेट प्रोवाइडेड फ्री बीज, प्रॉम्प्टिंग ए वेबिनार organized by ADR Association for Democratic Reform on the impact of free speech culture on Indian politics and democracy. Webinar titled "The Free Speech Culture and Impact on the Indian Politics and Democracy" conducted by ADR in the connection with the public interest litigation challenging free speech. The PIL highlight the debate around the choice of state reverting the old pension scheme and as a populist. तो जैसा ओपीएस भी है, ओल्ड पेंशन स्कीम काफी ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन है स्टेट के ऊपर। न्यू पेंशन स्कीम में क्या है, कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन है, बट ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको पेंशन देना पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय। OPS offering retirement government employee 50% of their large run salary as the monthly pension has criticized as a populist major state like Rajasthan, Chhattisgarh, Jharkhand, Punjab, Himachal Pradesh. In contrast, an NPS is defined contribution scheme without definite benefit. ठीक है, populist policy and election. The state preparing for upcoming assembly election, including Telangana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Mizoram, has seen political party pledging freebies like cash transfer, income initiative.
Definition of freebies क्या है? RBI defined the freebies as a public welfare measure provided free of charge, encompassing the service like free electricity, water, public transportation, waiver of utility bill, and farm loan. तो जितना freebies देंगे, it will be beneficial for the lower section of the society, but at the same time, it will be burden for the state fiscal. स्टेट की जो फाइनेंशियल है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा, तो इट विल बिकम अनवायबल टू रन द स्टेट। तो उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, फ्री बीज से क्या हो सकता है? कॉम्प्रोमाइज हो सकता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो पैसे हम इंफ्रा पे लगा सकते थे, दैट विल बी डाइवर्टेड टू द फ्री बीज एंड इट विल बी टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे नहीं लगाते, इट विल बी, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाने से क्या है? मल्टीप्लायर इफेक्ट। इट विल क्रिएट ए जॉब, इट रिसाइकलिंग प्रोसेस है जिसमें आपका जॉब क्रिएशन होगा, इनकम ग्रोथ होगा, तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो फिर वो साइकिल ग्रोथ करेगा। Welfare measures, distinction between the welfare measures and previous article emphasizing the importance of welfare policy like midday meal scheme, PDS, Manrega, health insurance scheme, contributing to long-term development. Concern of excessive freebies. Challenges associated with excessive use of freebies include heavy tax burden on state, violation of the constitutional principle, shrinkage of fiscal space leading to the debt trap, and concern about the level playing field among the political party. क्या रोल ACI का? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एम्पावर करता है आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन ओवरसी द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। However, it lacked the regulatory power and penalized the party for election promises, and Supreme Court suggests that the formation of apex body to address the freebies and poor promises. क्या challenges है? Challenges curbing the freebies capture include the ACI lack of regulatory authority, financial viability, lack of information to the voter, and absence of constitutional framework for addressing such promises. Supreme Court proposes apex body comprising the stakeholder with Niti Aayog, Law Commission of India, Finance Commission, RBI, ruling party, and opposition member to address the issue of freebies. सारे स्टेट में है फ्रीबीज की इशू, जब भी इलेक्शन आता है तो फ्रीबीज का इशू हो जाता है। आप अपने स्टेट के इलेक्शन के लिए लिख सकते हैं। The responsibility lies with the voter in inquire about the financial implication of the populist policy, empowering the ACI with the greater authority, introducing the model manifesto, fixing the limit of welfare scheme, distinguishing between the freebies and welfare measures, tracking the social sector budgetary allocation, involving the finance commission are suggested for the responsible electoral environment. We should take a break for 2 minutes. Next topic है women reservation bill. It's very controversial topic and long pending demand था। कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में हर इलेक्शन में दे रही थी कि अगर पार्टी अगर पावर में आती है तो वुमेन रिजर्वेशन बिल आ जाएगा। ठीक है, तो बिल का जो रिजर्वेशन का है वो हर सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ दो ही जगह रिजर्वेशन की बातें हैं। जॉब्स वगैरह में बात नहीं है, राज्यसभा में बात नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं बात है। और एक और प्रॉब्लम इसमें है कि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है आफ्टर द डिलिमिटेशन, जो 2026 2026 बाद डिलिमिटेशन होगा उसके बाद इसका बिल का इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो इशू उसके साथ भी है। द वुमेन रिजर्वेशन बिल 23 ऑफिशियली टाइटल एज कॉन्स्टिट्यूशनल 128 amendment bill introduced in parliament aimed to reserving the 33% of the seat in Lok Sabha and state legislative assembly exclusively for women. Introduction and inauguration. The bill gained historic significance for the first legislature to consider in newly inaugurated parliamentary building. The implementation of women reservation is set to follow the first delimitation currently hold until 26. जो अभी जो
कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी लिमिटेशन आपकी 2026 तक होल्ड की गई है। तो इसलिए पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनाई गई है, क्योंकि उसमें सीट्स बढ़ाए जाएंगे, अराउंड 800 फॉर द लोकसभा सीट हो जाएगा एंड 450 अराउंड द राज्यसभा सीट, या अराउंड 400 राज्यसभा सीट रहेगा। तो जो सीट्स इंक्रीज होगी वो दैट विल बी एलोकेटेड टू वुमेन। मीन्स बोलते हैं जब भी इंस्टीट्यूशन में वो बढ़ाई जाती हैं सीटें, तो रिजर्व उनमें जो होता है उसमें रिजर्व नहीं करते हैं, उनको एक्स्ट्रा सीट क्रिएट कर दिया जाता है। तो बहुत दिनों से ड्यू था, तो इसको सीट्स भी बढ़ानी है। एट द सेम टाइम इम्प्लीमेंट होगा जब सीटें बढ़ेंगी तो। The bill traces its origin and recommendation from the various committee commission, including National Commission for Women and even advocating the increased women participation in politics. तो करंटली अभी 15% जो women है ऑलरेडी वो हैं लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो रेशियो काफी कम है। इट विल इंक्रीज टू 33%। ऑलरेडी हमने पंचायत में जो या पंचायत चाहे अपन लोग बॉडीज में है, दोनों में रिजर्वेशन दे रखा है 1/3। अभी स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट में भी, मतलब लोकसभा में भी रिजर्वेशन 1/3 रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है बिल? द प्रपोज्ड बिल कॉल फॉर द रिजर्वेशन ऑफ 1/3 of the total seat in Lok Sabha and State Assembly for the women. Also mandate the 1/3 reservation for women with existing SC/ST reservation. तभी जो रिजर्वेशन ऑलरेडी है उसमें भी आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा 1। द रिजर्वेशन और टू बी रोटेशनल बेसिस एंड देयर विल सीज आफ्टर 15 ईयर्स। तो रोटेशनल बेसिस अगर आप समझ में आया कि अभी पंचायत में भी रोटेशनल बेसिस पे है। सीटें फिक्स नहीं रहेंगी कि ये सीट विमेन की है, उसको रोटेट होता रहेगा। और जो 15 साल तक ये रहेगा उसके बाद बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो रिजर्वेशन है लोकसभा में, इसमें SC/ST की सीट के लिए वो भी 10 ईयर्स के लिए, वो 10 ईयर के बाद हमेशा एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो ये नहीं है कि 15 ईयर्स के बाद खत्म हो जाएगा। इट विल डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस। अगर अच्छा पार्टिसिपेशन हो गया, इट विल इंक्रीज टू 45-50%, देन इट विल बी द रिजर्वेशन विल ऑटोमेटिकली। क्रिटिसिज्म ऑफ द बिल क्या है? Critic highlight the two main concerns: the complexity, जो complexity है implementation schedule tied with the delimitation and the omission of the women reservation in Rajya Sabha and State Legislative Council। तो पहला क्वेश्चन हो रहा है कि आप डिलिमिटेशन की बात क्यों कर रहे हो। दूसरा क्वेश्चन ये हो रहा है कि राज्यसभा जो और काउंसिल के अंदर आपने रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया। प्रीवियस जो आर्गुमेंट अगेंस्ट द वुमेन रिजर्वेशन भी इंक्लूड द पोटेंशियल टोकनिज्म, रेसिस्टेंस टू वुमेन इन लीडरशिप एंड नीड फॉर द ब्रॉडर सोसाइटल चेंज। ठीक है, तो टोकनिज्म को ऐसे टोकनिज्म देखा जाए रिजर्वेशन को पॉलिटिक्स में। सिग्निफिकेंस क्या है? वुमेन रिजर्वेशन बिल सीम टू बी सिग्निफिकेंट फॉर सेवरल रीजन। इट इज द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द लेजिस्लेटिव ग्लोबली एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। ओके, द बिल एम टू इंक्रीज द वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, amplify their voice and critical issues, challenging the traditional gender role and contribute to the better governance. It's aligned with the India International Commitment on the Gender Equality। तो जेंडर इक्वालिटी आपका कौन सा SDG है? ओके, तो आप जेंडर इक्वालिटी वुमेन जो UN का कॉन्फ्रेंस है उससे कोरिलेट कर सकते हैं क्या क्या है। कंक्लूजन: वुमेन रिजर्वेशन बिल फेस द डिबेट and opposition within the India political landscape. While critics raise the concern about the tokenism, proponents argue for its necessity to address the underrepresentation of women in the politics। ठीक है, तो वुमेन इन पॉलिटिक्स, वुमेन इन जुडिशरी, वुमेन एज ए मिनिस्टर, ये सब आपको डेटा यूज करना है कि आप एग्जाम में मेंस में लिख सको। तो अभी हम यूज कर सकते हैं जुडिशरी में बहुत कम वुमेन है, अराउंड 4 वुमेन जजेस आउट ऑफ द 34 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 10% ऑफ द टोटल हाई कोर्ट में भी 10% अराउंड नहीं। सबसे ज्यादा अगर किसी पुलिस में रिप्रेजेंटेशन है विमेन का तो बिहार पुलिस में, जहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है, तो उसकी वजह से जो उनका प्रेजेंट स्ट्रेंथ है मोर देन 30% है। ठीक है, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट नेगेटिव एस्पेक्ट हम कंपेयर कर सकते हैं स्टेट के साथ। The reservation for women is considered valuable tool in the challenging patriarchy and promoting the gender equality, but should be part of the broader strategy involving cultural change, education, economic empowerment, and social transformation। ठीक है, अगला टॉपिक है मेडिएशन बिल 2023।
इंडिया मेडिएशन हब बनता जा रहा है धीरे धीरे, इंटरनेशनल मेडिएशन हब एंड एट द सेम टाइम नेशनल मेडिएशन हब। ठीक है, मेडिएशन अब हर चीज में होगा, तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट में जो लिटिगेशन के केसेस है वो कम होंगे। एडीआर बोलते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। पास इन द Lok Sabha session aim to promote the mediation as a ADR method in India. Will focus on the pre-litigation mediation and introduce key provisions regulate the mediation process. मेडिएशन क्या होता है? जहाँ पे दो पार्टी आएंगे और मेडिएट कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। मेडिएशन जो है एडीआर मेथड यूज टू रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट विद द असिस्टेंट ऑफ न्यूट्रल थर्ड पार्टी। ओके, as a mediator. It's a voluntary, informal, cost-effective process allowing the party to have self-determination in reaching the mutual resolution. ठीक है, तो क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाएंगे तो इट विल टेक लॉन्ग ड्यूरेशन, डिले होता है, तो उसकी वजह से जो इम्पोर्टेंस होता है किसी भी केस का तो उसका खत्म हो जाता है। तो मेडिएशन करने से क्या होता है, उसको प्रॉब्लम को हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और एक दूसरे का कंसेंसस और म्यूचुअल एग्रीमेंट कर सकते हैं। बिल क्या बोलता है? प्रोविजन ऑफ प्री लिटिगेशन मेडिएशन, पार्टी आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट मेडिएशन बिफोर द रिजॉल्टिंग लीगल एक्शन। एप्लीकेबल का होगा द एक्ट अप्लाई टू द मेडिएशन इन इंडिया इन्वॉल्विंग डोमेस्टिक पार्टी एट लीस्ट वन फॉरेन पार्टी रिलेटेड टू द कमर्शियल डिस्प्यूट। मेडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, द बिल एस्टेब्लिश द मेडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिएशन प्रोसीडिंग मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 180 डेज। ठीक है, तो 180 दिन 6 महीने के अंदर इसको कंप्लीट करना है। Matter fit for the mediation include the dispute against the minor, criminal offense, tax-related dispute, and more. Mediation agreement होगा, agreement resulting from the mediation are final, binding, enforceable ऐसे कोर्ट ऑफ होता है। मेडिएशन जब वो जैसे भी होता है, मेडिएशन में मोस्टली जो होता है डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग होता है। कुछ कुछ जगह बाइंडिंग नहीं होता, जैसे कंसिलिएशन वगैरह में, आर्बिट्रेशन, फैमिली कोर्ट, ये सब में बाइंडिंग होता है। पावर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट रिटेन द अथॉरिटी टू रिफर डिस्प्यूट टू मेडिएशन। इशू विद द मेडिएशन क्या है? मैंडेटरी मेडिएशन, concern about the seriousness of the party participation arise with the mandatory mediation, violation of the fundamental right, mandating pre-litigation mediation may have been violation of right to access justice, autonomy of mediation council, the requirement of the central government approve for the mediation council regulation with the concern about the autonomy, shortage of skilled mediator, India face a shortage of trained mediator impacting the effective delivery of mediation service। इसका एक सोशल पर्सपेक्टिव भी है, may hinder the individual from opting the mediation due to concern about the vulnerability and compromise। वे फॉरवर्ड में देखिए, ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन है, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैपेसिटी बिल्ड किया जाएगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। कीवर्ड्स आपको एग्जाम में यूज करना है, इतने ज्यादा आप कंटेंट नहीं लिख पाओगे, देन फोकस ऑन द कीवर्ड, फिर उसको एक्सप्लेन प्रोज एंड कॉन्स, फिर कंक्लूजन। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक का जो रिफॉर्म आया है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म आया है, जो तीनों लॉ है, आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस, उसको चेंज कर दिया गया है। ये 1860, ऑलमोस्ट 120 160 ईयर्स, 163 ईयर्स आपका ये लॉ चला है। उसके बाद ये तीनों लॉ को चेंज किया गया है और इंडियनाइजेशन किया गया लॉ। तो पहला देखते हैं, जो आईपीसी को रिमूव करके बना है भारतीय न्याय संहिता। तो की प्रोविजंस, देखिए लॉ तो बहुत बड़ा है, वी कैन नॉट डील विद एवरी सेक्शन ऑफ द लॉ। तो कुछ कुछ की जो एस्पेक्ट है जो हम एग्जाम में लिख सकते हैं, जो अगर पूछा जाता है तो देन वी फोकस ऑन दैट सेक्शन ओनली। ओके, तो आईपीसी को रिमूव करके भारतीय न्याय संहिता बना है। ओके, विच इज प्राइमरी लॉ गवर्निंग क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ इन इंडिया, ये आपको पता है। बिल कवर द वेरियस कैटेगरी ऑफेंस अफेक्टिंग द सब प्रॉपर्टी, जो आईपीसी में उस इसमें भी रहेगा। The new bill introduced change including addition of offense related to organized crime, intelligence, penalty in
मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी सर्विस टू पेटी ऑफेंस। तो देखते हैं क्या क्या की प्रपोज्ड आईपीसी में चेंज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेडिशन। सेडिशन आपको न्यूज में पता ही होगा। सेडिशन काफी ज्यादा पुराना लॉ है जो उसके ऊपर बहुत दिनों से डिमांड हो रहा है कि सेडिशन को हटाया जाए। ओके। जिस देश ने सेडिशन लाया था और यूरोप में, वहां पे खुद ही सेडिशन नहीं था। सेक्शन 124A डील्स विद द सेडिशन अंडर आईपीसी। ठीक है। तो सेडिशन का बहुत पुराना इतिहास है जिसके अंदर काफी ज्यादा डिस्प्यूट में हमेशा रहता है सेडिशन। तो इसको रिमूव करने की बात की गई है। द ऑफेंस इज सेडिशन इज रिमूव्ड। The bill introduced offense related to secession, armed rebellion, subversive activity, separatist activity, or endangering the sovereignty, unity, and integrity punishable with imprisonment up to 7 years or life imprisonment। तो सेडिशन को एक तरह से सेक्शन 124A को जो आईपीसी में हटा दिया गया है, जो बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, उसकी जगह नए पनिशेबल ऑफेंस बना दिए गए। अगर कोई ऐसा ऑफेंस होता है तो उसके लिए 7 साल की सजा और लाइफ इम्प्रिजमेंट, ये बोथ हो सकता है। टेररिज्म। टेररिज्म ही डिफाइन, टेररिज्म आपको पता है डिफिनेशन वगैरह। टेररिज्म को मिला दिया गया आईपीसी के अंदर। सीवियर पेनाल्टी इंक्लूडिंग द डेथ लाइफ इम्प्रिजमेंट एक्ट रिजल्टिंग इन डेथ इम्प्रिजमेंट बिटवीन द फाइव लाइफ और अदर केसेस along with the फाइन। इसमें भी ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिज्म ऑर्गेनाइज सिमिलर क्राइम है। एक्टिविटी किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लैंड ग्रैबिंग, फाइनेंशियल स्कैम, साइबर क्राइम, attempting or committing organized crime resulting in death or life imprisonment in certain cases, and imprisonment term between 5 years and life in other along with the fine। Petty organized crime, attempting to commit petty organized punishable with imprisonment between 1 and 7 years and fine। ठीक है। Murder by the group on the ground of caste or race, separate penalty are specified for the murder committed by the 5 or more people। It's like a mob lynching। मॉब लिंचिंग होती है ना, तो उसके लिए based on the specific grounds such as race, caste, sex, place of birth, language, and personal belief। डेथ पेनाल्टी फॉर गैंग रेप ऑफ माइनर। ओके, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में डेथ पेनाल्टी होता है। वैसे इसमें रेप ऑफ वुमेन की जगह जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटमेंट मींस एक्ट ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वुमेन थ्रू द डिसीटमेंट मींस और प्रॉमिस ऑफ मैरिज। तो पहले क्या होता था, प्रॉमिस ऑफ मैरिज में रेप में काउंट कर देते थे अंडर सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी। तो इसके लिए अब सेपरेट सेक्शन बनाया गया कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के बी ऑन context of the false promise of marriage if you have intercourse with women or you have physical relation, they need to be punishable with the 10 year of imprisonment। तो 10 साल की सजा हो सकती है। ओके। तो अगर आप किसी से झूठ बोल के या शादी का वादा करके उससे के साथ अगर रिलेशन बनाते हो तो इट विल बी पनिशेबल फॉर 10 years। Extending the applicability to boy, certain offense like importing boy under 18 for illicit intercourse are specified as offense under the new bill। Mandatory mediation. The bill does not address the issue of mandatory mediation, which might raise the question about the seriousness of party participation। Violation of fundamental rights. Some of the provisions, such as those related to mandatory pre-litigation mediation, might be seen as a violation of right to access justice। Autonomy of mediation council। ऊपर वाला सेक्शन का यहाँ पे आ गया है मेडिएशन और बिल का। ठीक है, तो ये ऊपर वाला सेक्शन यहाँ पे आ गया। ठीक है, जो नेक्स्ट बिल है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो आपका जो इसके अंदर आईपीसी के अंदर जो मेन मेन चेंज थे यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है। तो नेक्स्ट बिल है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो सीआरपीसी 73 उसको हटा के ये बिल बना है।
Significant changes in the area such as detention of under trial, conducting trial, electronic mode, medical examination of accused, forensic investigation, power to prohibit carrying arm, obtaining signature, finger impression, voice sample, setting timeline, and conducting trial absence of offender, detention of under trial. The bill modified the condition to release the bail, introducing consideration like the life imprisonment, multiple pending offense. First time offender may be released on the bail after completing one third of the maximum punishment. तो अगर सीरियसनेस ऑफ द क्राइम के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर फर्स्ट टाइम कोई ऑफेंस करता है, कमिट करता है ऑफेंस, तो अगर अंडर ट्रायल है, वन थर्ड ऑफ द टाइम स्पेंड ऑलरेडी इन द जेल, देन he should be or she should be released. Trial in electronic mode. The bill allows all trial, inquiry, and proceeding to be conducted in electronic mode, but includes the provision for the production of electronic communication device and investigation inquiry. तो ट्रायल आप इंक्वायरी इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर सकते हैं. Medical examination of accused. The bill expands the authority to request medical examination of accused to any post officer. Forensic investigation. The bill mandated forensic investigation. Offense punishable with at least 7 years for the infringement. Forensic expert will collect evidence according to the process electronically if necessary. Power to prohibit carrying arms. The bill omits the provision empowering this DM to prohibit carrying arms which were not notified under the existing code. Signature, finger impression, and voice sample. The bill expands the magistrate power to, in order to specimen signature to include finger impression, voice sample, even from the person not arrested. तो उनसे भी कर सकता है. Timeline for the procedure. The bill set a specific timeline for the various procedure. इसमें 30 दिन का है, 7 दिन एक्सटेंड किया सकता है. विक्टिम प्रोग्रेस 90 दिन के अंदर होना चाहिए. फ्रेमिंग चार्ज 60 डेज. अगर जो ऑफेंडर नहीं है तो भी ट्रायल हो सकता है. बिल अलाउ द कंडक्ट द ट्रायल, pronouncement of judgment in the absence of proclaimed offender who has absconded or evaded the trial. कोई अगर भाग जाता है तो उससे नहीं रहता तब भी उसका ट्रायल हो सकता है. ठीक है. Metropolitan Magistrate. The bill omits the provision allowing the state government to notify metropolitan area for appointing metropolitan magistrate. Issue addressed by the bill. The bill does not explicitly mention the issue it's aimed to address, but the proposed change suggests focus streamlining legal procedure, incorporating the technology in trial, ensuring timely action, and modifying the detention condition for under trial. Possible concern. The expansion of the magistrate power to obtain the signature, finger impression, and voice sample, even from those not arrested, might raise the concern related to privacy and individual right. ठीक है. तो प्राइवेसी का एक इशू है. Conduct of the trial absence of proclaimed offender could be potentially compromising the principle of fair and fair due process. दूसरा कंसर्न है कि अगर वो ऑफेंडर नहीं है तो अगर फेयर ट्रायल से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. Removal of the provision empowering the DM to forbid carrying arm might impact the public safety measures. ठीक है. It would crucial to address the potential concern related to privacy, individual rights, and due process. Public awareness consultation may be needed to ensure that change align with the societal expectation and legal principle. Continuous monitoring and evaluation of the impact of the proposed changes will be essential for the effective implementation of new provision. ठीक है. तो आपको ये सब चीजों में मेन की पॉइंट्स जो हाईलाइट है, जो हेडिंग्स है, उसको देखना है. देखिए एग्जाम में इतना ज्यादा आप नहीं लिख पाएंगे, तो कुछ है. डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल, ट्रायल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड, एग्जामिनेशन, एक्यूज, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, सिग्नेचर, ये सब जो की वर्ड्स है आप एग्जाम में लिख देंगे तो भी आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे. इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872 का, उसे हटा के भारतीय साक्ष्य बिल लाया गया है 2023. Outline the rule of admissibility of evidence in the legal proceeding within the bill. While the bill retains several parts of the existing and proposed significant change, such as widening the scope of admission
Electronic record, removing the colonial reference and modifying the provision related to telegraphic message. Okay. Admissibility of electronic or digital record as evidence. The bill equate the legal effect of electronic or digital record with the paper record, expand the definition of electronic record, include the information stored in semiconductor memory of any communication device, smartphone, laptop, covering email, server log, and locational evidence device में. तो कोई भी अगर आपका पेपर बेस्ड एविडेंस हो या इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड एविडेंस है, बोथ आर सेम, तो दोनों ही एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. पहला चेंज ये हुआ है. Oral evidence will include the information given electronically as a part of oral evidence, expanding the scope beyond the statement made before the court is witnessed. Secondary evidence क्या है? The bill broadened the secondary evidence to include the oral and written admission, along with the testimony of the person skilled in examining documents. It's allowed the use of secondary evidence when the genuineness of the document itself is questioned. Production of document. The bill clarified that no court will require privileged communication between minister and president to be produced. ठीक है. Joint trial. Have introduced the explanation stating that the trial of multiple persons who are accused, abscond, are not responded to arrest warrant will be treated as a joint trial. Okay. So क्या issue addressed by the bill? While the bill does not explicitly mention the issue, it's aimed to address. The proposed changes suggest to focus on modernizing the evidence rule and accommodate technology advancement, ensuring the admissibility of electronic record, defining the procedure related to oral and secondary evidence. Possible concern क्या है? The expanded the admissibility of electronic record may raise the concern related to privacy, data protection, authenticity of a digital evidence. ठीक है. तो ये आपका कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, प्राइवेसी और इलेक्ट्रॉनिक का मैटर आता है तो. Clarification of treatment of privileged communication in the court of proceeding may require careful consideration of balance, legal transparency, and confidentiality. The definition and parameter of information given electronically in the context of oral evidence may need clear definition to avoid the ambiguity. Way forward, it would be crucial to address the potential concern related to privacy, data authenticity, legal nuances. Handling the electronic record, public awareness, and legal practitioner training may be necessary to ensure proper understanding, implementation of new rule, continuous monitoring and evaluation. Impact proposed changes were essential for the effective implementation of new source. ठीक है. तो आपको जो की हाईलाइट्स वगैरह है ऑलरेडी मैंने सौरभ सर को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया, तो यू कैन रीड द इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है इसमें से. दैट विल बी सफिशिएंट टू राइट इन योर मेंस एग्जामिनेशन. कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी चेंजेस आया तो इतना बहुत ज्यादा सफिशिएंट, इससे ज्यादा आप लोग लिख नहीं पाएंगे. थैंक यू.